जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें जॉइन किया। हमारे साथ आज डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब मौजूद हैं। हम जो आज की ये स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं ये बेसिकली जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेके और कोरोना वायरस को लेके जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक़्त एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, उसके मुतालिक हम थोड़ी-सी बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको कोई आगाही हासिल हो सके और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम किसी न किसी तरीके से खत्म करने में मददगार साबित हो सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब मैं आपसे 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आज। वज़ीर-ए-आज़म का आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म की एक तस्वीर आई जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी वो उनको लग रही थी। अनफॉर्चुनेटली 1 दिन के बाद उनका जो कोरोना वायरस का टेस्ट था वो पॉज़िटिव आ गया। इसको लेके पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड हुआ। इस मुतालिक ये जो वैक्सीन है वो बहुत कारआमद नहीं है और वो असर नहीं कर रही और उसको लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी-सी इस मुतालिक हमें थोड़ी-सी आगाही दें कि वैक्सीन ये काम किस तरह करती है और कितना टाइम पीरियड चाहिए होता है किसी भी वैक्सीन को असर करने के लिए और एंटीबॉडीज़ बनाने में और कोरोना वायरस के हमले को रोकने के में। बहुत शुक्रिया रुस्लान साहब। देखिए, हर वैक्सीन का अपना एक तरीक़ेकार होता है और ये अपना एक प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए वो आपके जिस्म में मुदाफ़िर की कुव्वत पैदा करती है। जो वैक्सीन प्राइम मिनिस्टर साहब को लगी, वो चाइना की वैक्सीन है साइनोफार्म, उसको बनाने का तरीका हमारा तकरीबन 100 साल पुराना है। जिस मेथड से हम 100 साल से मुख्तलिफ वैक्सीन्स बना रहे हैं, उसी तरीके से वो बनाई गई थी और इस वजह से उसकी 2 डोज़ेज़ देनी होती हैं। तो जब आप पहली डोज़ देते हैं, जो उनको पहली उस दिन लगी, तो आपके जिस्म में वो एंटीबॉडीज़ भी पैदा नहीं करती। वो सिर्फ़ आपके जिस्म को समझिए खबर देती है कि थोड़ा-सा तैयार करती है कि आगे जब आपको दूसरी दफ़ा ये वैक्सीन लगेगी, तो आपने जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा करनी है। सो जब उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को वैक्सीन लगी पहली, तो उसके बाद तो उनके अंदर कोई ना एंटीबॉडीज़ थी, ना कुछ थी और मोस्ट प्रोबेबली ये उनको जो एक्सपोज़र हुआ था या इन्फेक्शन हुआ था, वो तकरीबन 2 से 5 दिन पहले हो चुका था। क्योंकि किसी को अगर आज होता है एक्सपोज़र किसी वायरस के ऐसे आदमी से मिलता है जिसको जो बीमार है, तो उसको 2 से 14 दिन लगते हैं बीमार होने में। कुछ लोगों में जल्दी आ जाती है बीमारी, लेकिन जो सेहतमंद होते हैं, उनमें ज़रा देर से आती है। तो इस वजह से उस वैक्सीन के पहले इंजेक्शन का जो प्राइम मिनिस्टर को हुआ कोरोना, उससे कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 2, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पहले इंजेक्शन के बाद आपकी बॉडी के अंदर कोई वो मुदाफ़ती सिस्टम नहीं तैयार करता। दूसरे इंजेक्शन के बाद 3 हफ्ते कम से कम चाहिए, दूसरे इंजेक्शन के बाद जब आपका जिस्म जो होगा, वो 70% या 80% तक मुदाफ़त के काबिल होगा। 100% उस वक़्त भी नहीं होगा, लेकिन कहाँ 0% और कहाँ 80% प्रोटेक्शन, तो बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा उसका। सही है डॉक्टर साहब, आपने क्लैरिफ़िकेशन दे दी कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कोरोना वायरस लगा और उसमें वैक्सीन का कोई अमल दखल नहीं है या वैक्सीन के जो मौसर होने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन अपनी जगह मौसर है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पीएम साहब को जो 4-5 दिन पहले किसी से उनका कॉन्टैक्ट हो गया था जिससे उनको वायरस लगा, तो इस वजह से वो आप सारा जो ब्लेम है वो वैक्सीन पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं थोड़ी-सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की बात करता हूँ डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है बहुत ज्यादा जो सर्कल करती है कोरोना वायरस को लेके पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लोग मानते नहीं है कि वायरस एग्जिस्ट भी करता है, वो उसको समझते हैं कि दुनिया में कुछ साजिश चल रही है इस वक्त। और फिर जब अब वैक्सीन बनना शुरू हुई तो उसके मुतालिक पाकिस्तान में जो मैंने पढ़ा, मैंने देखा, जो मुझे खुद व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड पे आए या सोशल मीडिया में देखा कि जी डीएनए में आपके तब्दीली की एक साजिश है कि जब ये वैक्सीन लगेगी तो मेरा और आपका डीएनए चेंज हो जाएगा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक चीज़ को लेके बहुत लोग टची हैं कि शायद आपके जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है, उस पे भी ये असरअंदाज होगी, तो इस वजह से ना लगवाएँ। और फिर एक जो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चलती रही कि माइक्रोचिप जो है वो आपके अंदर लग जाएगी और फिर वो ह्यूमन बीइंग्स की जो इंसान है उनकी सारी मॉनिटरिंग वो कर सकेंगे। तो ये 3-4 जो बेसिक सी हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसके मुतालिक आप थोड़ी-सी हमें आगाही दें कि लोग इस पे यकीन ना करें और वैक्सीन लगवाना शुरू करें। एक तो पहले लोगों को ये ज़हन में होना चाहिए
कि जो वैक्सीन बन रही है ये सारी अमेरिका और यूरोप में नहीं बन रही। खासतौर पे जो हम पाकिस्तान जैसे मुल्कों में यूज कर रहे हैं, ये सारी चाइना या रशिया की बनी हुई है। और जो चाइना की वैक्सीन खासतौर पे जिसका मैंने जिक्र किया, जिस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लग रही है, ये पुराने 100 साल तरीके के साथ है। इसमें कोई डीएनए आरएनए कुछ नहीं होता, ये एक पुराना तरीका है। इसी से आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं बच्चों को, वो इसी से बना हुआ, किसी तरीके से बना होता है। पोलियो के जो लगते हैं वो भी इसी तरीके से। इस तरह मुख्तलिफ जो हम बच्चों में ज्यादा मुदाफती या जो लाजमी टीके लगवाते हैं वैक्सीन के, वो अक्सर इसी तरीके कार से बने होते हैं। तो ये कोई पुराना तरीकेकार नहीं, इसके जरिए कोई चिप नहीं आ सकता। कुछ लोगों को जिस पे शक था ज्यादा, वो चीज जो जिसे हम कहते हैं कि आरएनए वैक्सीन है, जो आपके डीएनए का एक हिस्सा है कि आरएनए जिसे कहते हैं। लेकिन ये पहले तो ये समझ लें कि वो वैक्सीन हमारे जैसे मुल्कों के लिए मुयस्सर ही नहीं है। तो अगर कोई चिप उसके अंदर खुदा ना खास्ता थी भी, जो नहीं थी, तो वो तो अमेरिका और यूरोप के अपने लोगों को लग रही है, आपको तो लग नहीं रही, क्योंकि हमारे वो तो पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए उन्होंने नहीं बनाई। तो नंबर एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो आरएनए वाली वैक्सीन है, लोग वो सोचते हैं ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये जेनेटिक कोड बदल जाएगा। तो याद रखिए कि ये एक पूरी साइंस है जिसके अंदर जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मेडिसिन, जिसके अंदर आगे ये सोचा जा रहा है कि अभी तो हमको कोई बीमारी होती है तो आप भी वही एंटीक्लॉक्स यूज करते हैं, मैं भी वही एंटीक्लॉक्स यूज करता हूँ। जो आगे साइंस आ रही है वो कहते हैं कि आपके डीएनए के मुताबिक आपको ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां बना करेगी फ्यूचर के अंदर। तो ये वैक्सीन भी बेसिकली कोई जेनेटिक कोड आपके अंदर नहीं डालती, ये मैं बता रहा हूँ उनकी। नंबर एक, वो अवेलेबल नहीं है किसी भी गरीब मुल्क के लिए, वो अमीरों की अपनी है। लेकिन वो एक एस्टेब्लिश्ड पार्ट ऑफ साइंस है। जिस तरह पहले आप जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, फिर एलोपैथिक मेडिसिन आई, तो ये फ्यूचर में चेंज इंप्रूव होता जा रहा है ना चीजों का। उसी तरह वो भी एक शाख है जिसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो आपको अवेलेबल भी नहीं है। तो बहस का क्या फायदा, डरने का क्या फायदा? आपको जो पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन अवेलेबल है, वो पुरानी 100 साल पुराने तरीके वाली है, तो उससे डरेंगे। सही है। डॉक्टर साहब, जो एक 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 जो पाकिस्तान में, जिसमें मैं पहले भी क्वेश्चन में कहा कि बड़े टची हैं हम लोग उस मामले में, कि पता नहीं शायद हमारी जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है उसको बड़ा मुतासर किया। मुझे किसी ने व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड किए इस मुतालिक कि आप वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं, इससे जो है ये एक यहूदियों की साजिश है कि हम जो है मुसलमानों की आबादी किसी तरह कम की जा सके। तो ये पोलियो को लेके भी, जब पोलियो की वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होती थी, तब उसको लेके भी ये थ्योरी चलती रही, साजिश कॉन्स्पिरेसी चलती रही, और अब फिर दोबारा से ये कॉन्स्पिरेसी आ गई है। तो थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल देंगे, क्या खुदा ना खास्ता इस तरह की भी कोई बात चल रही है? और वही सिंपल सी बात है कि देखिए, जो यहूदियों वाली वैक्सीन है या अंग्रेजों वाली वैक्सीन है, वो तो हमें मिल भी नहीं रही। आप वैसे ही कह रहे हैं कि लोग हमें, उन्होंने ये करना, आपको चाइना वाली मिल रही है। अब ये आप कहेंगे कि चाइना आप हमारी मुसलमानों की आबादी कम करना चाहता है या एशिया करना चाहता है, तो उसको स्ट्रेच कर ले, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का ही एक फॉर्म है। देखिए, मैं खुद भी लगवा चुका हूँ, अपने वालिदैन को भी लगवा चुका हूँ, और भी जो जिसको जो एलिजिबल है इस वक्त वैक्सीन का। हमने तो ये नोट किया कि डॉक्टर्स ज्यादा लगवा रहे हैं, और वो पूरी दुनिया में ज्यादा लगवा रहे हैं। जिनका ये शोभा है, जिनको पता होता है किस दवाई का कितना साइड इफेक्ट है, वो तो इससे नहीं घबरा रहे। तो आम लोगों को भी ये फॉलो करनी चाहिए कि खुदा ना से इसमें कुछ होता तो डॉक्टर्स आके पब्लिकली ये वैक्सीन ना लगवाते। सही है। डॉक्टर साहब, आपने चाइना का ज़िक्र किया। अब इसको भी लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना, वो लोग सोच रहे हैं कि यार चाइना की चीज़ें जो होती हैं, बस वो जो पाकिस्तान के लिए बनाते हैं या पाकिस्तान में आती हैं, बस पूरी-सूरी होती हैं। उनकी इतनी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती, और वो कोई इतनी सस्टेनेबल नहीं होती। तो ये इसी तरह की चीज़ें जो मार्केट में इस वक़्त जो लोगों में चल रही है, सोसाइटी में, वो कि चाइना की वैक्सीन है, ये तजर्बाती तौर पे पाकिस्तान को भेज दी गई है और पाकिस्तान में लग रही है। तो वो लोग डर रहे हैं इसलिए भी कि शायद चाइना की है, तो कहीं उसके उल्टे असरात ना आ जाएँ। तो इस पे भी थोड़ी-सी अगर रोशनी डाल दें तो। देखिए, मुख्तलिफ वैक्सीन में जो इनकी इफेक्टिविटी है वो फर्क है। लेकिन हर वैक्सीन जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, लोगों को लग रही है, वो कम से कम 70-80% इफेक्टिव है। ये बात सही है कि जो फाइजर की है, जिसे वो मैं फिर कहता हूँ आरएनए वाली है, जो वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो 95% तक इफेक्टिव है। ये जो ट्रेडिशनल है, ये भी तकरीबन 70 से 80% के दरमियान में है। तो 20-30-10-15% का आपस में हर वैक्सीन का फर्क है।
लेकिन उसके साथ कुछ वैक्सीन की अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं। अब जिस तरह ये वाली वैक्सीन है जो पुराने तरीके से बनाई गई है और कोई भी बनाई है, इसका फायदा ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। अगर हम ये देखें, कोई सीरियस इस वक्त 350 मिलियन वैक्सीन तमाम हर किस्म की पूरी दुनिया में लग चुकी है। चलिए हमारे जैसे मुल्कों में तो उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स को नहीं फॉलो किया जाता। बाहर के मुल्कों में उन्होंने अपनी आबादी को लगवानी होती है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ साइड इफेक्ट जो होते हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कुछ इसका ना हो। तो कहीं भी डेथ नहीं हुई अभी तक वैक्सीन के हवाले से। जो आपकी साइनोफार्म वैक्सीन है जिसको मैंने लगवाई पाकिस्तान में, चाइनीज, मुझे तकरीबन दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके तो 12 घंटे सर दर्द शदीद रहा है, बाद लोगों को बुखार होता है एक दिन के लिए, बस यही इतना ही होता है और इतना ही साइड इफेक्ट है। और ये आपको पता है कि जब बच्चों को भी आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि इस वैक्सीन के बाद उसको बुखार होगा तो पैराडॉल दे देना, घबराना मत। ये जिनके छोटे बच्चे हैं वो सारे जानते हैं। उस तरह ये वैक्सीन जब किसी को भी लगती है तो उसने जब बॉडी में रिस्पॉन्स पैदा करती है, तो बस इतना ही साइड इफेक्ट है। बाकी ये मेरी जाती ख्याल है ये कि चाइना की ये जो वैक्सीन है ये ज्यादा महफूज है। ये 95% इफेक्टिव बेशक ना हो और 80% या 70% या 75% हो, लेकिन इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो मेरे ख्याल से ज्यादा है क्योंकि पुराना तरीका है। डॉक्टर साहब, ये इसी से थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें, हम इंडिया से भी वैक्सीन लेने का सोच रहे हैं, या इंडिया से जो ऑक्सफोर्ड वाली एस्ट्राजेनेका इंडिया में बन रही है वो भी पाकिस्तान शायद लेने का सोच रहा है। लोगों में अब ये भी एक बात चल रही है कि अगर अब इंडिया से आएगी पाकिस्तान के लिए तो उसमें कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी चीज ना हो जो हमें इफेक्ट करे, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क है, तो मार्केट में इसके मतलब की बहुत सारी बातें चल रही हैं फिर। जी जी, एक तो ये है कि देखिए शिकायत करने से पहले हमें खुद अपने आप में ये काबिलियत पैदा करनी थी कि हम इस पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे मुल्क के लोग या हुकूमतें और मुतअद्दिद हुकूमतें, कि वो हम रिसर्च के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर, तो हमने इन्वेस्टमेंट अपनी फार्मेसी या फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री में नहीं की। तो उसका नतीजा ये है कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वैक्सीन बनाने का। तो हमें जो अगर वहां से ऑक्सफोर्ड की आनी है एस्ट्राजेनेका, तो वो इंडिया के क्वालिटी कंट्रोल के से गुजर के नहीं आनी। वो एस्ट्राजेनेका जो एक इंटरनेशनल कंपनी है और ऑक्सफोर्ड के साथ है, वो उनके क्वालिटी कंट्रोल और क्योंकि वो दवाई यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आनी है, क्योंकि ये वो इमदाद हमें इंडिया नहीं दे रहा, ये याद रखने की बात है। ये इमदाद हमें यूनाइटेड नेशन दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको इंश्योर करना है, क्वालिटी टेस्टिंग करनी है और उसके बाद पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान में और भी बहुत सी अद्वियात इंडिया से आती हैं। यहाँ तक तो मैं ये कहूंगा कि ये वाकई हमारे लिए सोचने की मकाम है, लेकिन सेफ्टी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर साहब, आखिर में आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए वैक्सीन के हवाले से? मैंने एक सर्वे पढ़ा, गैलप पाकिस्तान ने सर्वे किया जिसमें 49% ऑफ दी जो रिस्पोंडेंट थे वो वैक्सीन लगवाने से रिलक्टेंट थे, कि उनका ये ख्याल था कि उनको वैक्सीन जो है वो नहीं लगवानी या उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस मरज़ के माहिर के तौर पे आप क्या रिकमेंड करेंगे पाकिस्तानी पॉपुलेशन को कि वो वैक्सीन की जितनी जल्दी हो सके वो करवाएं? देखिए, याद रखिए कि अभी तीसरी वेव भी शुरू हो गई हुई है और बड़ी पीक के ऊपर है। तो इस बीमारी से बीमार होना, और बाज़ लोग समझते हैं कि बस चलो यार बुखार होगा एक आध दिन में तो पता भी नहीं लगता, लेकिन उनमें से भी 10% लोग ऐसे होते हैं कम से कम जो अब आने शुरू हो गए हैं, जिनको कई महीनों तक इसकी अलामत और इसका प्रॉब्लम्स रहते हैं। सांस की तकलीफ रहती है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, और हमें पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स की इस बीमारी से अमवात हुई हैं। तो ये एक सीरियस बीमारी है, तो इससे आप जितना बच सके उतना बचिए। मेरा ये है रिकमेंडेशन ये है कि आप इन चक्रों में ना पड़िए कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है या कम बेहतर है, ज्यादा इफेक्टिव है। जो सी वैक्सीन सबसे पहले आपको अवेलेबल हो वो लगवा लीजिए, और याद रखिए कि जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो बेशक वो 70% सिर्फ इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू 90% कोई दूसरी वैक्सीन के, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन लेवल 0 से 70% पे उसी वक्त पहुंच जाएगा। लेकिन जब भी वैक्सीन लगवाएं तो जितनी भी उसकी डोजेज है, तो याद रखिए जो उसकी दूसरी डोज के एटलीस्ट 3 हफ्ते बाद आपके जिस्म की डिफेंसेस मजबूत होते हैं, लेकिन वो भी 70% तक होंगे। 30% के लिए आपको फिर भी उसके बाद एहतियात करनी पड़ेगी।
लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है, उसका फायदा ये है, वो कमरे में, बंद कमरे में या उधर बैठ के अगर खाना वाना खाएं तो उनमें खतरा नहीं होगा। आपके दफ्तर के अगर 10 लोग हैं और उन 10 लोगों ने वैक्सीन कराई हुई है, तो आपको एक कमरे में काम करने में खतरा नहीं होगा, जो आजकल बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं, उनको डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी। जो मिस इन्फॉर्मेशन का इस वक़्त स्प्रेड है, जो उनके पास भी कहीं न कहीं व्हाट्सऐप से, सोशल मीडिया से जो मिस इन्फॉर्मेशन आती है और बहुत सारे लोग उस पे यकीन भी कर लेते हैं, तो उनको मदद मिलेगी कि उस इन्फॉर्मेशन को डिबंक कर सकें। और जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं कि वैक्सीन जिन लोगों को अवेलेबल है, उनको ज़रूर लगवानी चाहिए, अपने बुजुर्गों को ज़रूर लगवानी चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने खुद लगवाई है, अपने बुजुर्गों को लगवाई है, अपने पेरेंट्स को लगवाई है। इसी तरह बाकी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को कन्विंस करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। एक हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इस कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। आप हिफाजती इकदाम जो है, मास्क पहनना जो है, 6 फुट का फासला जो रखना है, उसको जरूर इख्तियार करें, ताकि जो तीसरी वेव इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, हम उसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।